मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में कक्षा 8 में शामिल संधि विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस अंश में हम संधि के तीनों प्रकारों के दूसरे प्रकार व्यंजन संधि के विषय में जानेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। उस आधार पर ऐसे वर्ण जो प्रारंभ में व्यंजन और उसका दूसरा जो समीपवर्ती वर्ण होगा वो या तो स्वर या व्यंजन हो और फिर इनका योग हो, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण से यदि हम समझें तो जैसे हमारे पास एक शब्द, दो तीन शब्द हैं, वाक धन ईश, वागीश, सत धन जन, सज्जन, उत धन हार, उद्धार। इन तीनों शब्दों में हमने देखा कि मूल रूप से इनमें दो वर्णों का योग हो रहा है। पहले शब्द के अंतर्गत व्यंजन और दूसरे के अंतर्गत या तो स्वर या तो व्यंजन। पहले शब्द में हम देखें वागीश। वागीश में वाक, इसका अंतिम वर्ण क हलंत के साथ है, अर्थात वह व्यंजन है। और इसके दूसरे शब्द में ईश, इसका प्रारंभ वर्ण ई स्वर है। वहीं दूसरे उदाहरण में सत में त हलंत के साथ है, अर्थात यह व्यंजन है, और जन यह ज भी व्यंजन है। तीसरे उदाहरण में उत धन हार, उत में त हलंत के साथ है, अर्थात यह व्यंजन है, और हार में ह व्यंजन है। तो हमने देखा कि तीनों शब्दों में जब वर्णों का जब मेल हो रहा है तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण की बात करें, जैसे वाक का क, सत का त, उत का त, ये सभी व्यंजन हैं। वहीं दूसरी ओर उसके दूसरे शब्द की यदि बात करें तो उसका प्रारंभिक वर्ण या तो स्वर हो रहा है या तो व्यंजन। ईश में स्वर है तो जन और हार में व्यंजन है। अर्थात दो समीपवर्ती वर्णों में प्रारंभ के वर्ण व्यंजन होंगे और दूसरा वर्ण आपका स्वर या व्यंजन हो सकता है। इधर हम दाएं तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से जोड़ा गया है। क व्यंजन धन ई स्वर, वहीं त व्यंजन धन ज व्यंजन, त व्यंजन धन ह व्यंजन। इनके योग से हम देखते हैं कि विकार कैसा हो रहा है, परिवर्तन कैसा देखा जा रहा है। क के साथ अगर स्वर ई का प्रयोग हुआ तो वह गी बन गया। त के साथ ज के जुड़ने के कारण त का स्वरूप बदलकर ज में परिवर्तित हो गया। वो त और ध ह को देखा हमने तो यहाँ पर ध जो है वो नए वर्ण की रचना होती है। तो इन दोनों वर्णों के प्रयोग से जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम इस रूप से पढ़ सकते हैं। वाक धन ईश, वागीश, सत धन जन, सज्जन, उत धर हार, उद्धार। व्यंजन का शुद्ध रूप यदि हम माने तो हल वाला रूप, जैसे क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ग, इसी प्रकार से सभी व्यंजनों के नीचे यदि हलंत लगाया जाए तो वो उसका शुद्ध रूप माना जाएगा। तो शुद्ध व्यंजन हम उसे मानते हैं। अब इस आधार पर हम आगे व्यंजन संधि के नियम पर बात करेंगे कि आखिर व्यंजन संधि के नियम कितने हैं और किस आधार पर व्यंजन संधि को हम पढ़ेंगे या जानेंगे। व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियमों की यदि बात करें तो उसमें सबसे पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अर्थात किसी वर्ग के पहले वर्ण, जैसे मूल रूप से हम देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का यदि पहला वर्ण जैसे क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर के साथ हो अथवा अंतस्थ व्यंजन आप पढ़े हैं, उनमें य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर
वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग ग, क का तीसरा वर्ग क्या हुआ क ख ग, च का तीसरा वर्ग क्या हुआ तीसरा अक्षर वर्ड ज, वैसे ही ट का ड, त का द और प का ब में तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन देखा जा सकता है। अर्थात इस नियम के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब दो समीपवर्ती वर्णों में पहला वर्ण यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, जैसे क, च, ट, त, प, अगर इसका योग किसी स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन से यदि हो, तब उस पहले वर्ग के वर्ण का परिवर्तित रूप देखा जा सकता है। किस रूप में? तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में। कुछ उदाहरणों द्वारा इसको समझा जाए। व्यंजन संधि के पहले नियम के आधार पर इसके उदाहरण को यदि देखें हम, तो देखते हैं कि क का ग के रूप में परिवर्तित होना, च का ज के रूप में होना, ट का ड के रूप में होना, त का द के रूप में होना, प का ब के रूप में परिवर्तन देखा जा सकता है। अर्थात दिग्गज शब्द में दिक् धन गज में दिक् में क व्यंजन है और ग उसी वर्ण का क वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जब पहले वर्ण के साथ उस वर्ग का तीसरा वर्ण यदि जुड़े, तब भी परिवर्तित रूप उस वर्ण का तीसरा रूप ही होगा। अर्थात दिग्गज में क का रूप परिवर्तित होकर उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में उसका परिवर्तन देखा जा सकता है। दिक् को दिग के रूप में दिग्गज हो गया, जबकि दिक्कज होना चाहिए, लेकिन इसका परिवर्तित रूप हम देख रहे हैं कि दिक् का दिग्गज के रूप में इसका परिवर्तन हुआ है। वहीं दिक् अंत, इसमें क के साथ स्वर वर्ण जोड़ने के कारण इसके रूप में परिवर्तन देखा जा सकता है। किस रूप में? तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग। तो जब भी उस पहले वर्ग के साथ उसका तीसरा वर्ण यदि जुड़े, तब भी तीसरे रूप में उसका परिवर्तन होगा। अगर स्वर जुड़े तब भी उसके तीसरे रूप में उसका परिवर्तन होगा, और यदि कोई अंतस्थ व्यंजन जुड़े तब भी उसका रूप उस वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तन देखा जा सकता है। दिग्गज, दिगंत, दिग्विजय, वागीश, इन चारों शब्दों में हमने देखा कि पहले वर्ग के साथ उस वर्ग का तीसरा वर्ण जुड़ा है, या तो स्वर जुड़ा है या तो अंतस्थ व्यंजन जुड़ा है, और इन तीनों रूपों में उस वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में उसका परिवर्तन देखा जा सकता है। इसी नियम में यदि हम च वर्ग की बात करें तो च वर्ग का पहला अक्षर है, वर्ण माना जाता है। अब अच धन अंत अजंत, च के साथ अ स्वर वर्ण जुड़ने के कारण वह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण के रूप में परिवर्तन देखा जा सकता है। वहीं अच धन आदि अजादि, आ भी एक स्वर वर्ण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले वर्ण के साथ यदि स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन या फिर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यदि जुड़ता है, तब उसका परिवर्तित रूप उसी वर्ग का तीसरे वर्ण के रूप में होता है। ट के नियम में वही देख सकते हैं हम, सट धन आनन, इसमें स्वर वर्ण का योग हो रहा है ट पहले वर्ण के साथ, तो इसका रूप परिवर्तित होकर उसी वर्ग का तीसरा रूप हो जा रहा है ट ठ ड। सट धन आनन सडानन, सट धन रिपु सड्रिपु। त के रूप में आप देखेंगे तो त के साथ यदि भगवत धन भजन, इसका त का रूप बदल गया किसमें? द में, त था द के रूप में, उसके तीसरे वर्ण के रूप में। उसी प्रकार से उत धन योग उद्योग, सत धन भावना सद्भावना, सत धन गुण सद्गुण। प का ब के रूप में परिवर्तन, अपधन ज अब्ज, अपधन धी अवधि, सुपधन अंत सुबंत। प का तीसरा वर्ण क्या हुआ? प फ ब। तो प के साथ जब तीसरा वर्ण जुड़े या व्यंजन जुड़े या फिर अंतस्थ व्यंजन जुड़े या स्वर जुड़े,
वैसी स्थिति में उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में? तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में। तो इस प्रकार से संधि के पहले नियम के आधार पर ये सभी उदाहरण हैं जिसको हमें समझना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। व्यंजन संधि के नियमों की यदि बात करें तो दूसरा नियम यह कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अर्थात यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, मान लीजिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसके पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक म हो जाता है। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझें कि उदाहरण क्या कहता है। दूसरे नियम के आधार पर उदाहरण को यदि देखें तो क का अंगा हो जाना, जैसे पहला वर्ण क वर्ग में अगर क किसी उस वर्ग के पांचवें या फिर किसी अन्य वर्ग के पांचवें वर्ण के साथ जब उसका मेल होता है तो उसका रूप बदल जाता है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण के रूप में। अर्थात जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण हुआ अंग, अगर क के साथ किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण यदि जुड़ जाए उसके साथ, तब वह अंग के रूप में क परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक, धन, मय। वाक में क वर्ग का पहला वर्ण क है और उसके साथ मय, ये प वर्ग का पांचवा वर्ण है। यदि ट वर्ग का होता या किसी अन्य वर्ग का होता तब भी हम उस जिस वर्ण के पहले वर्ण के साथ जुड़ा है उसी वर्ण का पांचवा वर्ण उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक्मय वांग्यमय हो गया। ट का टवर्गीण हो जाना। सट धन मुख, सट ट वर्ग का पहला वर्ण ट है, इसमें प वर्ग का पांचवा वर्ण मुख म के साथ जब इसका योग हो रहा है तब ये ट वर्ग के पांचवें वर्ण के रूप में इसका परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे षडमुख, इसको हम कह सकते हैं। त का न हो जाना, त के साथ म प वर्ग का पांचवा वर्ण जब जुड़ा तो त वर्ग के पांचवें रूप में इसका परिवर्तन हो रहा है। उन्मत्त, तत्मय, तन्मय, चित्तमय, चिन्मय, जगतनाथ, जगन्नाथ। तो इस प्रकार से वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन देखा जा सकता है। व्यंजन संधि के तीसरे नियम की यदि बात करें तो इसका नाम है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर वो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व, धन, छंद। ठीक है, तो स्व में व आपका व्यंजन है और इसके साथ यदि छ जुड़ता है तो वो छ से पहले क्या है? च, तो उसका रूप छ से पहले वर्ण अर्थात च के रूप में जोड़ दिया जाता है। जैसे स्वच्छंद, तो इसको हो गया स्वच्छंद, च आ गया, जबकि स्वच्छंद हो सकता था लेकिन स्वच्छंद होता है। परिच्छेद, परिच्छेद अगर इसको जोड़ा जाए, लेकिन परि र व्यंजन के साथ हमने देखा कि छ का योग हो रहा है, तब ये छ परिवर्तित हो जा रहा है किस रूप में? उसी वर्ग के एक पहले वर्ण के रूप में। तो छ का पहला वर्ण क्या है? उससे पहले एक च, तो परिच्छेद। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद में भी छ जुड़ा न के साथ, तो छ से पहले क्या आएगा? च, तो च के रूप में इसका परिवर्तन हो रहा है। विच्छेद, विच्छेद में भी छ जुड़ रहा है जब, तो इस व्यंजन के साथ जब छ जोड़ा जाता है तब छ के रूप को हम च के रूप में परिवर्तित देख सकते हैं। जैसे, और वो छ भी रहेगा, जो छ जुड़ा है वो भी रहेगा। जैसे स्व छंद तो है ही और बीच में क्या लग गया? च, स्वच्छंद। परिच्छेद, तो परिच्छेद तो है बीच में, फिर उस छ से पहले क्या जुड़ गया? च, परिच्छेद। अनुच्छेद, विच्छेद। ठीक है, तो ये देखिए दूसरे वर्ण का सब रूप देखने को मिल रहा है लेकिन उससे पहले च भी उसमें जुड़ जाता है। तो छ संबंधी नियम इसकी बात करता है। व्यंजन संधि का चौथा नियम
त संबंधी नियम है। त हलंत मतलब आधा त। यदि त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उत में धन लाश, त के साथ क्या जुड़ा ल, तो त किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ल के रूप में। तो उत धन लाश उल्लास, जबकि उतलास होना चाहिए, लेकिन त का रूप जब ल के साथ जुड़ता है तो उसका रूप कैसे परिवर्तित होगा, वो ल के रूप में, तो उल्लास। तत धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख। ठीक है। वहीं दूसरा बताता है त के बाद यदि ज जुड़े तब झ हो तो त ज में बदल जाता है। जैसे सत धन जन, तो त किस रूप में बदल गया, ज के रूप में। वहीं त के साथ यदि झ जुड़ जाता है, जैसे अंतिम इसका देखिए उत धन झटिका, तो त के साथ झ जुड़ा तो भी क्या हो जाएगा, ज के रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। जगत धन जननी, तो ये हो गया जगजननी। विपत धन जाल विपज्जाल, उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन झटिका उज्झटिका। वहीं अगर त के बाद यदि ट या ड हो तो त का रूप किस रूप में बदल जाएगा, ड में। जैसे बृहत धन टीका, त के साथ क्या जुड़ा, ट, तो बृहट्टिका, ये ट के रूप में परिवर्तित हो गया। वहीं अगर उत धन डयन, तो इसमें देखिए त का रूप किस रूप में बदल गया, ड के रूप में, उड्डयन। वहीं आगे त के बाद यदि तालव्य स हो तो त का च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, त के बाद यदि तालव्य स आया तो त का रूप किस रूप में बदल गया, वो आपका स के रूप में। और यदि सत धन शास्त्र, तो त किस रूप में बदल गया, च के रूप में। ठीक, तो ये एक तरह से ये भी त के साथ जो वर्णों का मेल होता है तब उसका रूप परिवर्तित इस प्रकार से देखा जा सकता है। वहीं अगला नियम बताता है इसी के अंतर्गत त के बाद यदि च और छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण, त के बाद च आया तो त न होकर वो च के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। उच्चारण होना चाहिए लेकिन उच्चारण हो गया। उत धन चरित उच्चरित, जगत धन छाया जगत छाया, सत धन चरित्र सच्चरित। वहीं इसी त के अंतर्गत जो छठा नियम है, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। मतलब त के बाद यदि ह हो तो वो त हो जाएगा और त के स्थान पर यदि द हो। अर्थात जब हम इसके शब्द को देख लेते हैं, जैसे तत् धन हित, तो त के बाद यदि ह हो तो पहले वर्ग का जो त है वो किस रूप में परिवर्तित होगा, द, और जो दूसरा वर्ण जो जुड़ रहा है ह, तो ह भी बदल जाएगा और त भी बदल जाएगा। ह किस रूप में बदल जाएगा, आपका ध के रूप में, और त द के रूप में, और द और ध बन जाता है। तो जैसे तत् धन हित तद्धित, उत धन हार उद्धार, इसमें द जो बना आपका कौन बना है, द आपका त बना है और हार का ह क्या बन गया है, ध के रूप में। उत धन हत उद्धत, उत धन हृत उद्धृत। ठीक है। तो ये नियम बताता है त से संबंधित कि हम त के बाद यदि ल, ट, ड, तालव्य स या फिर च, छ या ह यदि जुड़े तो किस प्रकार से उसका स्वरूप बदल जाता है।